प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लायर गुणक के बारे में। मतलब निवेश गुणक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अर्थशास्त्र में या आय वृद्धि में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। गुणक की धारणा केन्ज के आय, उत्पादन और रोजगार के सिद्धांत को समझने में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। इस धारणा का संबंध निवेश में होने वाले परिवर्तन के बाद आय में होने वाले परिवर्तन से होता है कि निवेश में जब परिवर्तन किया जाता है तो आय में कभी भी उतना ही परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। और जितने गुना ज़्यादा यह परिवर्तन होता है उसे ही निवेश गुणक कहा जाता है। जैसा कि केन्ज ने अपनी डेफिनेशन में भी कहा है कि निवेश गुणक से ज्ञात होता है कि जब कभी भी निवेश में वृद्धि की जाती है तो आय में जो वृद्धि होगी वह निवेश में होने वाली वृद्धि से कुछ गुना अधिक होगी, जिसे के कहा जाता है, अर्थात के गुना अधिक होगी। गुणक की डेफिनेशन इस प्रकार भी दी जा सकती है कि गुणक आय में परिवर्तन तथा निवेश में परिवर्तन का अनुपात है। इसके लिए कुछ फार्मूले बनाए गए हैं, जैसा कि जब आय में परिवर्तन होता है तो वह निवेश में हुए परिवर्तन से कुछ गुना ज़्यादा होता है। जैसे अगर निवेश में परिवर्तन करें तो आय में परिवर्तन उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ केन्ज ने उस संख्या को के रूप में प्रदर्शित किया है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जब निवेश में परिवर्तन किया जाता है तो उसके जितने गुना भी आय में परिवर्तन होता है तो उसे निवेश गुणक या के गुना कहा जाता है। अगर गुणक का मूल्य ज्ञात करना हो तो हमें निवेश में परिवर्तन से आय में परिवर्तन को डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमें गुणक का मूल्य ज्ञात हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि अर्थव्यवस्था में निवेश में 100 रुपये या 100 करोड़ का परिवर्तन किया जाता है तो उससे आय 200 करोड़ रुपये हो जाएगी, अर्थात निवेश गुणक 2 होगा। यानी कि निवेश में परिवर्तन से आय में जो वृद्धि होगी वो 2 गुना अधिक होगी। यदि निवेश गुणक का मूल्य ज्ञात करना हो तो हम आय में परिवर्तन को निवेश में परिवर्तन से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर निवेश 100 करोड़ रुपए का परिवर्तन किया गया, जिससे आय बढ़कर 200 करोड़ हो गई। जब इससे गुणक का मूल्य ज्ञात करेंगे तो 200 को 100 से भाग देंगे, जिससे के अर्थात गुणक का मूल्य 2 आ जाएगा। इसके अध्ययन करेंगे गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच के संबंध का। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अभिप्राय होता है एक व्यक्ति की अपनी आय में से कितना उपभोग करने की आदत है, अर्थात एक आदमी अपनी आय का कितना भाग खर्च करता है, क्योंकि एक आदमी द्वारा किया गया खर्च ही दूसरे आदमी की आय बनता है। एक आदमी जितना ज़्यादा खर्च करेगा दूसरे आदमी की आय उतनी ही बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था की आय उतनी ही बढ़ेगी। अगर एक आदमी 100 रुपये खर्च करता है तो दूसरे आदमी की आय 100 रुपये बढ़ेगी। 80 खर्च करता है तो 80 रुपये बढ़ेगी, और 50 रुपये खर्च करता है तो 50 रुपये बढ़ेगी। हम आय और उपभोग प्रवृत्ति के बीच के संबंध को देखने के लिए गुणक के इस सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि के बराबर है डेल्टा वाई बटे आई, यानी कि जितना परिवर्तन निवेश में किया जाता है आय में उससे के गुना ज़्यादा परिवर्तन होता है। लेकिन एमपीसी के साथ इसी संबंध को देखने के लिए हम जिस फार्मूले का प्रयोग करते हैं वो है 1/1 माइनस एमपीसी। पिछले चैप्टर में हम ये भी देख चुके हैं कि अगर कुल आय में से एमपीसी को घटा दिया जाए तो एमपीएस बचता है। तो इस तरह से के का मूल्य ज्ञात करने के लिए 1/एमपीएस भी रखा जा सकता है। तो के यानी गुणक और एमपीसी के
बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम कुछ सवाल भी देखेंगे। यानी जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 हो तो हम इसको ऊपर वाले फार्मूले में रखते हैं। तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1/1 आएगा, और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास गुणक का मूल्य भी 1 ही आएगा। अब अगर हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यानी कि 0.5 कर लेते हैं, इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भाग खर्च करता है। अगर उसकी आय 100 रुपये बढ़ती है तो वह अपनी आय 100 रुपये में से 50 रुपये ही खर्च करता है और 50 रुपये को बचा लेता है। इसी को जब हम फार्मूले के माध्यम से देखेंगे तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, MPC 0.5 है तो हम इसको 0.5 रख लेते हैं, जिससे हमारे पास हल होकर के आ जाता है 1/1 माइनस 0.5 बराबर 0.5। अगर पॉइंट का 1 और 5 की 0 लगा दें तो हमारे पास आ जाता है 10/5 और गुणक का मूल्य आ जाता है 2। इसी तरह से अगर हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को थोड़ा और बढ़ा दें और 0.8 कर लें तो इसी तरह ऊपर के फार्मूले की तरह ही हम जब MPC की जगह 0.8 रखते हैं तो हमारे पास आगे का हल आता है 1/0.2। जब इसको आगे हल करेंगे तो पॉइंट का 1 और 2 की 0 तो 10/2 और हमारे पास गुणक का मूल्य आ जाता है 5। तो यहाँ से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ रही है वैसे वैसे गुणक का मूल्य भी बढ़ता जा रहा है। इसे हम आगे और विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को 1 कर लेते हैं तो उसी फार्मूले में हम k 1/1 माइनस MPC यानी कि 1 माइनस 1 जब रखते हैं तो 1 माइनस 1 0 और इसका मूल्य आ जाता है इन्फिनिटी यानी कि अनंत। यानी कि एक अर्थव्यवस्था में आय के बढ़ने की कोई सीमा ही नहीं है। यही नहीं पता कि आय का मूल्य कितना होगा, यानी कि आय कितने गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह हमने दोनों ही स्लाइडों के अंदर देखा कि जब MPC 0 है तो गुणक का मूल्य 1 होगा। जब MPC बढ़ करके 0.5 यानी कि आय का 50% जब खर्च किया जाता है तो राष्ट्रीय आय या देश की आय 2 गुना बढ़ जाएगी। इसी तरह से जब MPC 0.8 है यानी कि एक उपभोक्ता अपनी आय का 80% खर्च करता है तो गुणक का मूल्य 5 हो जाएगा। और जब MPC 1 है अर्थात उपभोक्ता अपनी पूरी की पूरी आय को खर्च कर देता है तो गुणक के मूल्य का कोई अंत ही नहीं है कि गुणक कितना ज़्यादा होगा। इस तरह से जब हम इनके बीच के संबंध को ज्ञात करेंगे या बताएंगे तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे MPC बढ़ती जाती है गुणक का मूल्य भी बढ़ता जाता है और MPC कम होती जाती है तो गुणक का मूल्य भी कम होता जाता है। इससे पता चलता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक के बीच में सीधा और प्रत्यक्ष संबंध पाया। अब हम इसी धारणा को एक तालिका के द्वारा देखेंगे कि निवेश में होने वाली वृद्धि के बाद आय में किस तरह से वृद्धि होती है और इसके अंदर MPC यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का क्या योगदान रहता है। यह तालिका इस धारणा के आधार पर बनाई गई है कि MPC का मूल्य 0.5 है अर्थात एक उपभोक्ता अपनी आय का आधा यानी कि 50% खर्च करता है और 50% ही बचत करता है। यहाँ तालिका के माध्यम से हम देख रहे हैं कि निवेश में एक बार 100 रुपये की वृद्धि की जाती है। जब निवेश में 100 रुपये की वृद्धि की जाती है तो आय में भी उसी समय 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। 100 रुपये की वृद्धि होने के बाद क्योंकि MPC 0.5 है अर्थात अपनी आय का आधा भाग उपभोक्ता खर्च करता है और आधा बचा लेता है तो वह 100 रुपये में से 50 रुपये उपभोग करेगा और 50 रुपये बचा लेगा। अब क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा किया गया उपभोग या एक व्यक्ति द्वारा किया गया खर्च दूसरे आदमी की आय बनता है, इसीलिए
जब ये 50 रुपये पहले व्यक्ति द्वारा खर्च किए गए तो दूसरे व्यक्ति की आय बन गई, लेकिन दूसरे व्यक्ति की उपभोग प्रवृत्ति भी 0.5 होने के कारण उसने भी अपनी आय का आधा भाग ही खर्च किया, यानी कि 25 रुपये खर्च किए और 25 रुपये बचा लिए। अब जो ये 25 रुपये खर्च किए गए ये तीसरे आदमी की आय बन गए और उस व्यक्ति के पास 25 रुपये पहुंच गए। उसकी उपभोग प्रवृत्ति भी 0.5 होने के कारण उसने भी अपनी आय का आधा ही खर्च किया और आधा बचा लिया। जो दूसरे व्यक्ति द्वारा आधा खर्च किया गया था वही अगले व्यक्ति ने के पास आय के रूप में पहुंचा और उसने भी अपनी आय का आधा भाग खर्च किया और आधा बचा लिया। इसी तरह से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और हर आने वाला अगला आदमी अपनी आय का आधा भाग खर्च करता है और आधा भाग वो बचा लेता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यहाँ हम देखते हैं कि आय में जो परिवर्तन हुआ है, यह आय बढ़ करके जो बनी है वो 200 करोड़ रुपए या 200 रुपये बन गई है, जबकि उसमें से आधा 50% उपभोक्ता द्वारा खर्च किया गया और 50% उपभोक्ता के द्वारा बचा लिया गया है। इसी को अब हम तालिका के माध्यम से समझते हैं कि तालिका के माध्यम से एक या वक्र के माध्यम से गुणक किस तरह से कार्य करता है। इसके अंदर हम सबसे नीचे x अक्ष लेते हैं जिसके ऊपर इनकम को दिखाया जाता है और y अक्ष लेते हैं जिसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे। यहाँ ओरिजिन से ओ बिंदु से AS वक्र निकलता है। इसके बाद हमारे पास AD वक्र यानी कि समग्र मांग वक्र आ जाता है। निवेश में होने वाली वृद्धि के कारण AD वक्र ऊपर की ओर सरक जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि AD इज इक्वल टू C प्लस I और AD1 इज इक्वल टू C प्लस डेल्टा I। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था यहाँ पर संतुलन में है, जहाँ पर AD और AS वक्र दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है और ये निवेश किया जाता है 100 रुपये का। अब हमने यहाँ देखा कि जब 100 रुपये का निवेश किया गया तो अर्थव्यवस्था में 100 रुपये की जो आय है वो बढ़ जाती है और आय बढ़ करके इतनी हो जाती है। लेकिन जैसे कि हमने पिछली तालिका में देखा कि उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है, जिसके कारण इस बढ़े हुए 100 रुपये का केवल आधा ही भाग यानी कि इतना 50 रुपये ही वो खर्च करता है। जब उसने 50 रुपये खर्च किए तो अगले आदमियों की आय केवल 50 ही रुपये बढ़ी, जो कि यहाँ पर देखने से पता चल जाता है। जब अगले आदमी की आय 50 रुपये बढ़ी है, क्योंकि इसका भी जो उपभोग है वो देखना है, तो यहाँ पर जो उपभोग बढ़ेगा तो वो उपभोग यहाँ पर केवल 25 रुपये ही बढ़ेगा। जब यहाँ पर उपभोग 25 रुपये बढ़ेगा तो वही अगले आदमी की जो उपभोग प्रवृत्ति है वो भी आधी ही है, यानी कि अपनी आय का केवल 12.5 रुपये ही खर्च करेगा। और इस तरह से जो आय बढ़ती है वो पहले 100 रुपये बढ़ी, फिर 50 रुपये बढ़ी, 50 रुपये बढ़ करके 150 रुपये हो गई, फिर 25 रुपये ही बढ़ी, 175 रुपये होगी। इस तरह से जो आय है वो बढ़ती तो है लेकिन घटती दर से बढ़ती है। इस तरह से आय बढ़ती बढ़ती लास्ट के अंदर एक नए संतुलन बिंदु पर चली जाएगी, जहां पर आय होगी 200 रुपये, यानी कि इन्वेस्टमेंट का 2 गुना। तो इस तरह से हम वक्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से एक वक्र या वक्र के माध्यम से गुणक कार्य करता है। इसके साथ साथ हम गुणक का कार्यकरण विपरीत परिस्थितियों में भी देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हम पिछले ही चैप्टर के अंदर देख चुके हैं कि किस तरह से एक्स वक्र काम करता है, किस तरह से वाई वक्र के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं, किस तरह से एडी वक्र आता है और किस तरह से एएस वक्र आता है। लेकिन यहाँ पर हम गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया को देखेंगे कि निवेश कम करने पर किस तरह से आय कम हो जाती है। यहाँ हम
देख रहे हैं कि पहले हमारा संतुलन बिंदु ये था, इसके अंदर 100 रुपये की कमी कर दी गई, यानी कि निवेश 100 रुपये कम कर दिया गया। इसके बाद विपरीत परिस्थितियों में निवेश गुणक पीछे की तरफ जाएगा। यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पर निवेश में 100 रुपये की कमी कर दी गई, जिसके कारण जो आय है वो भी 100 रुपये कम हो गई। 100 रुपये कम होने से आगे जो उपभोग होगा वो 85 रुपये बढ़ पाएगा, क्यों कि 50 रुपये उपभोक्ता द्वारा बचा लिए जाते हैं। और इस तरह से हमारा नया जो बिंदु आएगा वो यहाँ पर आएगा, आय 100 रुपये कम हो करके। लेकिन जब आय 50 रुपये ही अब आगे हुई है तो उसके बाद उपभोग भी 85 रुपये बढ़ेगा। अब जो 50 रुपये का उपभोग बढ़ा है, अगले उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्ति भी 0.5 होने के कारण वो केवल 25 रुपये ही खर्च करेगा, और 25 रुपये खर्च करने के कारण जो आय है वो 25 रुपये ही बढ़ पाएगी। और इस तरह से ये कम होते होते नए संतुलन बिंदु पर जब आएगी तो हमारी आय 100 रुपये 200 रुपये से कम होकर के 100 रुपये पर पहुंच चुकी होगी। तो इस तरह हमने देखा कि गुणक जब निवेश के बढ़ने पर आय को बढ़ा देता है, तो उसी तरह से गुणक निवेश के कम होने पर आय को कम भी कर देता है। इसी को गुणक की अनुकूल और प्रतिकूल प्रक्रिया कहा जाता है। अब गुणक की अनुकूल और प्रतिकूल प्रक्रिया के बारे में हम देखेंगे कि गुणक की अनुकूल प्रक्रिया क्या होती है। जैसा कि हम पिछले दोनों वक्रों में देख चुके हैं कि एक बार निवेश के बढ़ने पर आय बढ़ती है और निवेश के कम होने पर आय कम होती है। तो यहाँ पर गुणक की अनुकूल प्रक्रिया के माध्यम से हम देखते हैं कि निवेश में होने वाली वृद्धि आय में कई गुना वृद्धि कर देती है, और इसी को गुणक की अनुकूल प्रक्रिया कहा जाता है। दूसरे चित्र में देखा कि निवेश में होने वाली कमी आय में भी कई गुना कमी कर देती है, इसे ही गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया कहा जाता है। सैमुअल्सन ने इस संबंध में कहा है कि गुणक एक दोधारी तलवार है, यह आपके हित में भी काम करेगी और अहित में भी। नए निवेश से यह आय को और ज़्यादा बढ़ाएगी, और इसी प्रकार निवेश में होने वाली कमी से यह आय को और भी ज़्यादा कम कर देगी। तो इस तरह से हम गुणक की अनुकूल और प्रतिकूल प्रक्रिया को चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। मान लेते हैं यह एडी वक्र हमारा पहले वाला वक्र है, ये एएस वक्र पहले वाला वक्र है, और ये हमारा पहले वाला संतुलन बिंदु है। अगर हम निवेश को बढ़ाते हैं तो हमारी आय ऊपर की ओर बढ़ेगी, और अगर हम निवेश को कम करते हैं तो हमारी आय नीचे की ओर कम हो जाएगी। इसीलिए जब हमारा एडी वक्र ऊपर की ओर बढ़ता है या आय आगे की ओर बढ़ती है तो इसे अनुकूल प्रक्रिया कहा जाएगा, क्योंकि हमारा पहला संतुलन बिंदु यहाँ था और यहाँ से अनुकूल प्रक्रिया के कारण आय बढ़ करके इतनी हुई है, लेकिन प्रतिकूल प्रक्रिया के कारण आय यहाँ से कम हो करके यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुणक अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों में काम करता है। तो इस तरह से हमने अपने गुणक प्रक्रिया का बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया।